अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, एक तासुर है कि जब भी मियां साहब की हुकूमत आती है तो वफाक मजबूत होता है और सूबे कमजोर होते हैं, और शायद इस तासुर में कुछ हकीकत भी है। आजकल वफाकी हुकूमत सूबों को मिलने वाले मुश्तरका फंड्स में से 6% कटौती की तैयारी कर रही है, जिसके बायस बजट 2017-2018 से पहले नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का इजरा खटाई में पड़ सकता है। पख्तूनख्वा के वजीर खजाना और दीगर सूबों ने भी इस इकदाम पर शदीद तनकीद की है, और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने तो ये भी कहा है कि मैं इसको बॉयकॉट करूंगा। नाजरीन, दूसरी जानिब वफाक ने एक और हैरान कुन फैसला करते हुए 5 रेगुलेटरी इदारों को इनकी मुतल्लिका वजारतों के मातहत कर लिया है। इस इकदाम पर भी सरकार को शदीद मुखालफत का सामना है। सीपेक पर भी हुकूमत छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाई है। इख्तिलाफात इस हद तक सामने आ चुके हैं कि खामोश सफारतकारी करने वाला चीन अब फिर अपने मुंह खोलने के लिए मजबूर हो गया है। चीन के एक वजीर ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों से सीपेक की कामयाबी के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा और उनको यूनाइटेड एक फ्रंट पेश करना पड़ेगा, और उन्होंने यहां तक कह दिया जो सीपेक है वो सारे पाकिस्तान के लिए है। पार्लियामेंट में अक्सर हुक्मरान जमात का कोरम पूरा नहीं करते, इदारों को कमजोर करने का इल्जाम इन पर लगता है। रही सही कसर परवेज मुशर्रफ के हालिया बयान ने पूरी कर दी। इनकी नजर में जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत पर दबाव डालकर इनकी बाहर रवानगी की राह हमवार की। कुछ रोज बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी भी 18 माह की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद वापस लौट रहे हैं। क्या वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी हमवार हो पाएगी? इन तमाम पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार साहब को, रहनुमा पीपल्स पार्टी नूर आलम खान साहब को, और हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM के सलमान मुजाहिद बलोच साहब। सबसे पहले रमेश कुमार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये जो NFC अवार्ड जो 18वीं तरमीम का जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, सूबों की खुद मुख्तारी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, वो भी आज खटाई में पड़ गए। देखिए, आप 2 मीटिंग्स में आप देखें कि इनकी गैर मौजूदगी, नहीं आना, बातें करते हैं कि भाई NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, मगर जब भी क्योंकि उनको भी अपनी प्रोग्रेस दिखानी होती है, NFC अवार्ड में लिखा हुआ है, तो मीटिंग के हवाले से जब भी मीटिंग की गई तो चाहे सिंध है चाहे KPK है, दोनों का KPK हमेशा नेगेटिव सियासत में चलता है। सिंध अभी इक़दार तब्दील हुआ तो फिर अभी उन्होंने अपना एक एजेंडा शुरू कर दिया बिलावल साहब का, अभी फिर जो है वो आसिफ साहब का कि भाई वो आ रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा प्रोविंस का तो फेडरल गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। दूसरा क्या मतलब किस किस्म का इंटरेस्ट? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि अखबारी रिपोर्ट्स हैं, शायद गलत आई हो सकता है गलत हो, मगर ये कहा है कि 6% हम कम करेंगे। वो तो उसके 6% के ऊपर में आ रहा हूं। मीटिंग में क्या मतलब क्यों नहीं आए? मीटिंग में जब भी NFC अवार्ड रिव्यू किया जाता है, और उसी NFC अवार्ड के ऊपर जब अभी फाइनेंस की जो मीटिंग हुई थी वहां पे नहीं आए, नहीं सिंध के चीफ मिनिस्टर का इजहार कर रहे हैं आपसे, नहीं सिंध, उन्होंने बयान दिया कि हम नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बात नहीं है, बात यह है कि 6% की अगर बात की जाती है कि सीपेक वगैरह की जो सिक्योरिटी है, आपने अभी बात की कि सीपेक जो है वो भी आ रहा है, वो टोटल पूरे पाकिस्तान के लिए आ रहा है। अगर पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई भी उसमें 6% पूरे सूबों के हवाले से उसमें कटौती अगर की जा रही है तो वो भी ज्वाइंटली एक डिसीजन होगा। फिर होगा एक फेडरल गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा रखती है कि भाई ये एजेंडा है हमारी, अवार्ड से ही कम करेंगे, कहीं और से नहीं कर सकते। देखिए ना, एक डिविजनल पूल जो होता है उन चीजों के अंदर ही कमी पेशी की जाती है, मगर वो भी अंडर डिस्कशन में चीज आएगी ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक उन चीजों के ऊपर एग्री नहीं होगी तब तक वो चीजें फाइनल नहीं होती है। क्यों नहीं है? 6% इसको कम करना एक हतमी फैसला नहीं है। देखिए, एक रिकमेंडेशन है फेडरल गवर्नमेंट की कि ये चीज ऐसे हो रही है और इसके लिए हमें 6% ये कम करना चाहिए होगा, मगर वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब आएंगी बैठेंगी तब ये सारी चीजें फाइनल होगी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं आएंगी, अपनी उसके ऊपर भी नेगेटिव सियासत करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए ना, सिंध के नहीं आए, सिंध के नहीं आए, KPK के भी नहीं आए। KPK जो है वो उनकी तो हमेशा जो है वो उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे।
انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا تشویش ہے, ہم تو بائیکاٹ کریں گے. نور عالم صاحب بیٹھیں گے, جب ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تب ساری چیزیں ڈسکس حتمی ہوں گی. فیصلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا NFC ایوارڈ کا, یہ پروونسز کا معاملہ ہے, آپ کو فنڈز آنے جس کے تحت آپ نے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اپنا بنانا ہے, ڈیولپمنٹ کرنا ہے, لوگوں کا کرنا ہے. سندھ کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ پانی بجلی کا بڑا بحران ہے, تو آپ لوگ آتے کیوں نہیں NFC ایوارڈ کی میٹنگز کے اوپر, آپ اٹینڈ کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیزے. بیسیکلی ایک تو وہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ PMLN جو ہے وہ فیڈریشن کو سٹرونگ کرتی ہے. میرے خیال میں میری نظریہ اس کے برعکس ہے, کیونکہ جتنا آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ فیڈریشن کے ٹوٹلی خلاف ہیں. جہاں پہ بلوچستان, ہاں جی, بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی تو انہوں نے نگلیکٹ کیا ہے, وہاں ان کے لوگوں کو بھی کیسے نگلیکٹ, مطلب وہاں پہ بھی تو آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں دے رہے. گوادر پہ اگر کام شروع ہوا ہے سی پیک میں یا وہ اس میں, وہ تو آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا تھا سی پیک کا بھی, تو ہم نے وہ کیا. NFC ایوارڈ اس وقت ہم سارے پنجاب کو پیسے صحیح مل رہے تھے, خیبر پختونخوا خوش تھا, ANP کی گورنمنٹ تھی, بلوچستان کو مل رہے تھے. اب تو یہ پرابلم ہے سی پیک میں. دیکھیں سی پیک کو پیپلز پارٹی کبھی بھی, اگر ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ APC کالڈ کی تھی پیپلز پارٹی نے. جب آپ کو پرابلم ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب تھے اور ہماری پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے APC کال کی, اور اس وقت وہ پرابلم سالو ہوا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے 67% آف جو جتنا ٹوٹل وہ ہے وہ انہوں نے پنجاب میں رکھ لیا, اور صوبوں کو یہ کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن سندھ پھر بھی پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے, وہ کہتے ہیں چلیں ہم تو جو بھی ہے ہم اپنا حصہ جو بھی تھوڑا سا اگر ہے وہ دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو نظر انداز نہ کریں, چھوٹے صوبوں کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ ایون اگر آپ پنجاب میں بھی ہے تو صدرن پنجاب کو, کیونکہ یہ آپ نے خالی کچھ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کی جانب بھی جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ ہم کراچی کو 100 روزہ ہمارا پروگرام ہے, ہم اس کی صفائی کریں گے. ہم نے دیکھا کہ آج جو کراچی کے میئر ہیں وہ بلک اٹھے, انہوں نے کہا کہ جو مشرف صاحب کا ایک پلان تھا میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ فنڈز دیں اور ریکارڈ توڑ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کہاں ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں ہے یا ان کی حکومت میں, نور عالم صاحب کی حکومت میں, سندھ حکومت میں ہے؟ آپ تک فنڈز کیوں نہیں پہنچتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ منزہ, مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں منزہ, بالکل آپ کا اسپیسیفک سوال ہے لوکل گورنمنٹ کے ایشو پہ. جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ آف سندھ نے NFC ایوارڈ کی میٹنگ میں نہ آ کے اپنے ایک رائٹ کو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا, آئینی اختیار کو جو ہے وہ جو کہ ان کا آئینی حق ہے اس کو انہوں نے جو ہے یہاں پہ مطلب میں کہوں گا کہ لے کیا ہے. اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ اصل تو پرٹینس کرتے ہیں صوبائی حکومت سے, اور جو NFC کے مد میں جو پیسہ آتا ہے وہ صوبے کو آتا ہے اور صوبہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ کو تقسیم کرتا ہے. لیکن شہر کراچی سب کو پتا ہے کہ پورے ملک پاکستان کو کما کے دیتا ہے, لیکن نہ صوبائی حکومت نہ ہی وفاقی حکومت شہر کراچی کو فنڈ مہیا کرنے کو تیار ہے. نہ ہی میئر تو ہمیں بنا دیا گیا, لیکن ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے رسی کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میئر کراچی نے 2 ملاقاتیں چیف ایگزیکٹو آف گورنمنٹ مراد علی شاہ صاحب CM سندھ سے کی ہیں, اور ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ جب ہمیں وسائل دیجئے, ہمیں اختیارات دیجئے. لیکن وہاں سے ہمیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب میئر ان سے ملتے ہیں اچانک مراد علی شاہ شہر کراچی میں نکل آتے ہیں, امڑ آتے ہیں تمام افسران کے ساتھ, سڑک کی بھی وہ جائزہ لے رہے ہیں, نالوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں, صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. یہ کام منتخب لوکل گورنمنٹ کا ہے, چیئرمین کا ہے, میئر کا ہے, کونسلر کا ہے. سلمان صاحب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس کے اندر اگر پروونسز سے نکل کے اگر ہم وفاق کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاق پوری کوشش کرتی ہے کہ ہم آہنگی رہے مختلف صوبوں کے اندر اور ڈیویزبل پول جو ہے وہ ایک فیئر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو؟ بالکل ہونا تو یہی چاہیے منزہ, جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کے دور کو ہم بڑا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
मैं उसी पे आ रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर को हम सियाह दौर तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने एनएफसी बताया सूबों के ऊपर और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दिया। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि फेडरेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। मगर एनएफसी माजरत के साथ परवेज मुशर्रफ ने, सलमान साहब नहीं बनाया ना, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। लेट्स गिव, और नून लीग ने मिलकर ये काम किया इसके ऊपर 2012। अच्छा चले, उनकी हुकूमत में बना था, अब आप क्रेडिट ले लें। क्रेडिट कभी भी अपोजिशन के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन हमें फंड कभी भी नहीं, कभी भी अपोजिशन के बगैर काम नहीं चलता। ये आप चीज नोट कर लें। अपोजिशन अगर सही ट्रैक पे होगी तब गवर्नेंस के अंदर था। देखिए रमेश साहब, आप लोग एक सिंपल मेजॉरिटी में आए, ठीक है ना, ये सिंपल मेजॉरिटी में नहीं थे। इनकी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आपकी थी, मगर आप लोगों ने कभी तो कोई अपनी गवर्नमेंट के एपीसी अंदर नहीं बनाई, आपने कभी कोई एपीसी नहीं बनाई। जहां तक सीपैक का, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सीपैक के ऊपर आप कोई एक नैरेटिव नहीं बना पाए, आप लोगों को इकट्ठे लेके नहीं चल पाए, पार्लियामेंट के अंदर आपके कोरम पूरा नहीं होता। देखिए यहाँ तक तो बात ये, इन्होंने अपनी हुकूमत को के अंदर रहने के लिए कंप्रोमाइज किया, हर चीज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बैठा दिया। ये हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने हमेशा अपनी गवर्नेंस पाकिस्तान को पहले रखा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पावर। हमने हमेशा अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम किया। बोल रही है जो भी रिपोर्ट है, मगर हमने जो काम किया। सियासतदान की खूबसूरती ये होती है कि वो सबको लेके साथ चलता है। अभी भी खास तौर पे आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की हमने एपीसी नहीं बुलाई, क्या अभी एपीसी नहीं बुलाई? जब 16 दिसंबर वाला वाकया हुआ, हमने एपीसी नहीं बुलाई। हमने इसी आर्मी कोड के ऊपर सबको इकट्ठा नहीं किया। हमने जब भी ऐसा इशू हुआ, अभी सीपेक के ऊपर हर सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास एहसन इकबाल साहब सबको जाके ब्रीफ कर रहे हैं। I'm sorry, you are not giving proper funds to the provinces. You should admit this. आप जिस तरीके से तजलील करते हैं और सूबों के और उन सूबों के वज़रा आला के और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनको फंड्स दें। आप कराची की, मेरे भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमने तो कितनी मरतबा आपके चीफ मिनिस्टर आया, उन्होंने कहा कराची में भी आप जैसे यहाँ पे मेट्रो लाइन वो करें। मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। आप देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, वरना मैं आप लॉ एंड ऑर्डर पे भी मैं आपको आता हूँ, मैं पूरे आपसे आप जो बात करें मैं उसके ऊपर, अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं भी इंटरप्ट करूँगा। बात कर ले, मैं बारी-बारी आप सबकी जाने पाऊंगी। आप वहाँ पे देख लें, कराची में ये मेट्रो लाइंस जो है ना, ये ब्लू लाइंस या हम जैसे भी ये शुरू कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि ऑरेंज लाइंस वहाँ पे कराची में भी शुरू कर लेते। वहाँ 75% सारा बजट, सारा जो है पाकिस्तान को अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है तो वो कराची और सिंध करता है, बेसिकली सिंध है और कोई वो नहीं है। दूसरी फिर मैं इन भाई को जरा लॉ एंड ऑर्डर पे जो बड़े आवाज उठाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, क्या रेवेन्यू आता है आपको? 75% सर, ये जो जितना आता है पाकिस्तान को अगर कुछ मिलता है तो ये सिंध से ही, अच्छा देखिए, हम इस बहस में नहीं जाते कि किसको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर कराची पार्ट ऑफ जनाब सिंध गवर्नमेंट को। बलोच साहब एक मिनट रुक जाइए, 95% जो है सिंध गवर्नमेंट को कराची देता है। जरा प्लीज थोड़ा सा खामोशी से सुन ले, मुझे जवाब दे दीजिए। मैं आपकी जानिब आऊंगी ना बलोच साहब, जब आपकी बारी आएगी मैं आपकी जानिब आऊंगी। बिल्कुल बोलिएगा, वरना मैं भी इंटरप्ट कर दूंगा। नूर आलम साहब अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मुझे वक्फा लेना है। मैं पठान मारूंगा और मैं फिर जवाब दे दूंगा। अच्छा चलिए, आप अपनी बात देखें, मैं आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ, मैं ये सर पाकिस्तानी बने ना, पाकिस्तानी। बलोच साहब इजाजत तो दीजिए ना, मैं एक आपकी जानिब आऊंगी ना। I'm a Pakistani, I'm not some raw agent. Excuse me. इन्हीं हालत में तो आज हमें इस नहज पे पहुंचा दिया, हम सुबाहियत पे बढ़ गए। I'm not some raw agent. My leader is not a raw agent. I'm sorry, मैं यहाँ पे ये इजाजत coming. नहीं दूंगी कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाएं। ये गैर मुनासिब इल्जामात हैं। वक्फा लें, वक्फे के बाद जरा वापस आते हैं। नाज़रीन, बात ये हो रही है कि सियासतदानों ने इदारों को कितना मजबूत किया, कितना कमज़ोर किया, मगर हमें इस पे भी हमें जायज़ा लेना चाहिए कि और इदारों ने इदारों को कितना मजबूत किया और कमज़ोर किया। यहाँ पे जनरल अमजद शुएब साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि जो जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत पर दबाव डालकर कहा कि जी, और मुशर्रफ साहब ने कहा कि जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत पर इनडायरेक्टली अदलिया पे दबाव डालकर उनको बाहर भेजा, इसको फौज कैसे देख रही है स्टेटमेंट को? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की स्टेटमेंट है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि मुशर्रफ साहब को अब बयानबाजी बंद करनी चाहिए। जहाँ तक जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक है, जनरल राहील शरीफ ने जब ज़रबे लॉन्च की थी
और उस वक्त ऑपरेशंस में ट्रुप्स थे, तो हुकूमत से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी इस स्टेज के ऊपर या तो आप सबका ट्रायल कर रहे होते तो फिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर आप अकेले का कर रहे हैं तो ऑपरेशन में हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, इसलिए कि ट्रुप्स में एक आदमी की पदीराई है, वो चीफ रहा है और वहाँ पे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगी। चुनाचे ज़रबे अस्ब के दौरान ये बात चलती रही और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि चूँकि हुकूमत और जनरल राहील शरीफ में इस बात पे इत्तफाक हो गया कि ये इस स्टेज के ऊपर ट्रायल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ट्रुप्स जो हैं वो सारे जंग में लगे हुए हैं, तो इस वजह से उनको बिलाखिर ECL से निकाला। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अदालत का कोई रोल था। मगर मुझे एक बात समझाइए कि इसके ऊपर आपको लगता है कि क्या ISPR की कोई ट्वीट आनी चाहिए थी, डिस्क्लेम करना चाहिए था इसको, और इसको कैसा देखा जाएगा? बिकॉज मुतनाज़े हो गया ना, फिर अदारा मुतनाज़े खुद ही मुशर्रफ साहब ने कर दिया। ये आप ठीक कह रही हैं। जो भी इससे समझा जाएगा वो नेचुरली को अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जिस पैराए में उन्होंने बात की है वो कुछ मुनासिब लगती नहीं। वो यूँ लगता है कि आर्मी ने प्रेशराइज़ किया, जबकि प्रेशराइज़ की बात नहीं, वो वज़ीर आज़म के सामने ये रिकमेंडेशन रखी थी। और अदारा अगर इसमें मज़ीद कोई ट्वीट दे या कुछ इसमें बात करे तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बहस तूल पकड़ जाएगी। जबकि आप चाहते हैं कि बहस ख़त्म हो अब इस पे? नेचुरली चीज़ ये है कि ये बहस ख़त्म इसी तरह होगी जिस तरह के और बेशुमार वाक़यात होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ये प्रॉब्लम है कि एक दिन एक खबर होती है और उसमें हम बहुत बहस कर रहे होते हैं, लेकिन अगले दिन उससे ज़्यादा गंभीर कोई चीज़ निकल आती है। ये बात तो है। तो अब अगले दिन जरदारी साहब ने भी आना है, तो गंभीरता को कम तो नहीं होगी आपकी, आप और मैं बैठ के फिर उस पर बात कर रहे होंगे। तो इस वजह से वो ये चीज़ जो है, ये मेरा अपना ख्याल है कि एक बदमज़गी ज़रूर इसने पैदा की है, लेकिन जनरल राहील शरीफ चूँकि जा चुके हैं और उनकी एब्सेंस में मेरा नहीं ख्याल कि अदारा कोई ऐसी बात करनी चाहेगा जिससे कि जनरल राहील शरीफ के ऊपर कोई हरफ आए। और उसकी वजह, तो आप बात नहीं करना चाहेंगे? बुनियादी वजह ये भी है साथ कि जनरल राहील शरीफ अगले 2 साल तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, हमारे आर्मी के ऊपर रिटायरमेंट में चले आपने कम से कम उनका पॉइंट ऑफ लेकिन व्यू जो है वो सामने रख दिया। पॉइंट ऑफ व्यू पता है ठीक है कि और कोई नीयत नहीं थी उस वक्त। यही मसला था कि जनरल राहील शरीफ ऑपरेशन लॉन्च करके तो उसके बाद बड़ा एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। मगर ठीक है, जो इदारों की एक तरीके से कहते हैं ना एक अथॉरिटी है उसके ऊपर या जो रोल है उसके ऊपर कम से कम जनरल मुशर्रफ ने एक सवालिया निशान उठा लिया है। जब ये बात करते हैं कि जी जरदारी साहब वापस आ रहे हैं, सलमान बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आपके मसाइल हुए हैं सिंध हुकूमत के साथ, क्या आपको लगता है कि उनके आने से कुछ हल होंगे, खास तौर पे फंड्स के हवाले से? देखें मुनज़्ज़े, आसिफ जरदारी साहब एक सियासी कारकुन तो हैं, वर्कर भी हैं और कौन भी, और गए भी अपनी मर्जी से थे, आप भी अपनी मर्जी से रहें। लेकिन मुझे उनका वो तारीखी जुमला याद आता है कि आपने 3 साल के लिए रहना है और हमें हमेशा के लिए रहना है। तो मेरा यहाँ सवाल है कि मैं आता हूँ आपके सवाल पे भी, क्या शख्सियात के पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों की पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। शख्सियात के आने जाने से इदारों की पॉलिसी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हम समझते हैं कि फ़ंड का जहाँ तक मामला है, देखें अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम धरना भी दे सकते हैं कराची के वसाइल का, कराची के लोगों का हक लेने के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा सकते हैं आर्टिकल 140A के तहत, क्योंकि इलेक्शन भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कराए, बल्दियाती किसी सूबाई हुकूमत ने तो नहीं कराए। तो हम ये समझते हैं कि इससे पहले कि हम इस नहज पे जाएं और आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करें, तो देखें अगर सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर कराची जो कि सूबाई सिंध को 95% रेवेन्यू देता है और मुल्क पाकिस्तान को 75% रेवेन्यू देता है, उसका हक तो है। अगर आप उसको सिर्फ 2% दे देंगे, तो जैसे नूर आलम खान साहब अभी कह रहे थे, तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि आपकी भी नेकनामी होगी, शहर कराची तरक्की करेगा, कचरा उठेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट काम होगा, पानी का मसला होगा, लोड शेडिंग का मसला होगा, दीगर मामला वहाँ पे हल होंगे, तो उससे आपकी भी नेकनामी होगी जनाब, वोट आपको भी पड़ेगा। लेकिन ये तो आप खुल्लम खुल्ला कराची दुश्मनी कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं है। आप फंड दीजिए, आप इख्तियार दीजिए लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, चेयरमैन को, मेयर को, ताकि वो खिदमत कर सके। अवाम ने हमें मैंडेट इसलिए दिया कि ताकि उनके बुनियादी मसाइल हल हो सकें, लेकिन ना हम कचरा उठा पा रहे हैं, ना हम गटर साफ करा पा रहे हैं, ना हम जो है रोड बना पा रहे हैं, ना गली पक्की करा पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तो पूरी दुनिया में मुनज़्ज़े जनरल इजाजत दीजिए जी। पहली चीज तो ये कि कराची
का कितना पीपल्स पार्टी ने ख्याल किया। 5 साल फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके पास थी, कोई कराची के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। जो डेवलपमेंट हुई वो पुराने दौरों में हुई, जो मुशर्रफ का दौर था उसके बाद नहीं हुई। अभी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, उसके बावजूद भी कराची के अंदर K4 प्रोजेक्ट हो, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, अगर कराची का इंटरेस्ट फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता तो आज कराची के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी PMLN नहीं होती। आज कराची के अंदर लोकल बॉडीज के अंदर MQM के बाद पीपल्स पार्टी थर्ड पे है, सेकंड पे PMLN आई है लोकल बॉडीज के अंदर। क्यों आई? क्योंकि कराची के अंदर जो उनका तवज्जो था, कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर भी तोड़े हैं वहां से, रमेश साहब आपको भी पता है। क्या तोड़े? आपने इलेक्टेबल्स भी काफी तोड़े हैं, आपको भी पता है। देखिए इसमें ना जाए, बात सिंपल में, ना जाए। बात सिंपल में ये है, मोटे बात मोटे सिंपल सवाल में मैं आपके सामने रखती हूँ। काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है वहां पे, और मगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, फेडरल गवर्नमेंट हर किस्म, क्योंकि कराची एक 63% इसमें कुछ इकोनॉमिकली हब है। रमेश साहब मुझे एक बात बताएं, 6 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उसको आपने जो है रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के नीचे मातहत क्यों किया? क्या मुझे क्या ये जरूरत बताएं, पड़ी? अच्छा अभी क्या मुझे जरूरत ये पड़ी बताएं, इसकी? पहले क्या होता है? पहले ये होता है जितनी भी ऑटोनोमस या रेगुलेटरी जो भी सिस्टम होता है, वो जो भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आती है वो थ्रू कैबिनेट मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। ठीक, पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू, बिल्कुल। अभी ये है कि वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगी। मगर प्रोविंसेस ये कहते हैं, सूबे ये कहते हैं उससे हमारा राइट कम होता है, उससे हमारे नहीं, इख्तियारात कम होते हैं। आपकी उसकी जो ऑटोनोमस सिस्टम है, उस ऑटोनोमस सिस्टम, उसके सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर, रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। जब उसके अंदर तब्दीली नहीं है, सिर्फ सुपरविजन है, चैनल वो यूज होगा, कैबिनेट से निकल के वहां आता है। आप कहते हैं कि भाई नहीं, उनकी सिर्फ ओनली सुपरविजन जरूर हो सकती है। अच्छा, ये आपने पॉइंट अपना कर दिया ना कि सुपरविजन तब्दील हुई है, क्यों नूर आलम साहब? सुपरविजन तब्दील, चैनल तब्दील हुआ, चैनल तब्दील हुआ है, और कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ आएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन उसके पास जाएगी, प्राइम मिनिस्टर उसको सही फोकस करेगा। देखिए बेसिकली मुझे पहले भी मेरे भाई ने थोड़ा सा इंटरप्ट कर लिया था, पहले उस जवाब का भी इन्होंने एक दो, हाँ जी, मैं थोड़ा सा इनको एक तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मुताबिक भी जरा काजी इसाक, जो जस्टिस इसाक हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ लें। काजी ईसा वो हमने पढ़ ली, उस पे कल बहस होगी, आगे चलें। नहीं उस पे आगे इसलिए नहीं चलना चाहिए कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हो या इनका लॉ मिनिस्टर पंजाब हो और इनके प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब वो बाकायदा बैंड आउटफिट जो तंजीमें हैं वो मिला है। आप फिर बार बार भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप अगर इसको बार बार नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसमें 46,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं और फिर भी वहां पे रोजाना टॉपिक चेंज होता है। नहीं, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये, जहां तक देखिए मुज़ाहमत करनी चाहिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, ये हर चीज अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका कोई ऐसे कोई स्ट्रेटजी होगी, बजाय इसके कि मीडिया के ऊपर आप एहतजाज करें। वो ये कहते हैं कि जब मीटिंग बुलाते हैं तब भी आप आने को तैयार नहीं है। आप मुश्तरका अपोजिशन की कोई स्ट्रेटजी होगी कि हमने अपनी बात कैसे मनवानी है, अपने इलेक्टोरेट को कैसे सेटिस्फाई करना है, काम कैसे करने। सिंध गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कौन सी मीटिंग में इनके सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं आए हैं? कौन से उसमें नहीं आए जब इन्होंने बुलाया है? ये तो हर चीज, अभी जब ये सीपैक पे हमने थोड़ी सी आवाज उठाई कि देखें फॉर गॉड सेक, ये और सूबों को, बिलावल साहब ने ये कहा कि और सूबों को भी एड्रेस करे। हम सीपैक को के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि सारे मुल्क फेडरेशन, हाँ वो उन्होंने कुछ नुकात इन्होंने आपके लिए हैं। हमने उनको कहा है, उम्मीद है कि ये कर लें। वरना तो चाइनीज ने भी दरख्वास्त कर दी है। इसके पर मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम ये जांचेंगे कि और भी बहुत सारे इदारे हैं जो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। वो चाहते हैं कि बिल्कुल वो बालातर हो किसी भी अकाउंटेबिलिटी से। उन इदारों के बारे में बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा ये बताइए कि अब जितनी भी इनकी शिकायतें हैं, अब जाहिर है आप बड़े भाई हैं ना, जिसे कहते हैं आपने दूर करनी है, चाहे NFC अवार्ड हो चाहे सीपैक हो, आपके पास कोई और हल होगा? इतना बड़ा महाज खुलने जा रहा है पैनामा के हवाले, इसका इधर तो इनको सेटिस्फाई करें। मनीषा, बात यह है कि हुकूमत जब भी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट का दिल बड़ा होता है और हमेशा सबको साथ लेके चलती है। हम कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करते हैं। KPK ने अगर अपना इशू सीपैक के ऊपर उठाए,
एहसन इकबाल साहब सुबह से लेके शाम तक चीफ मिनिस्टर के पास चला गया। नहीं है, सिंध वाले तो हैं। सिंध के भी अगर कोई भी इश्यूज होंगे, आपने सैयद मुराद अली शाह जब चीफ मिनिस्टर बना फौरन यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम बैठ के इसको रिजॉल्व करते हैं। कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कंट्रोवर्सी में पड़े। कराची से आपका ताल्लुक है, एमक्यूएम जो है उनकी रिड्रेसल ग्रीवेंसेस कमेटी इस तरह की आपने बनानी थी, वो एक दफा भी नहीं मिले एमक्यूएम वालों से। मैं उसके ऊपर आता हूं। मैं समझता हूं कि कराची आजकल बहुत सर का दर्द पड़ गया है। जितना ट्रैफिक का निजाम, जितनी गंदगी, जितने कराची के इश्यूज हैं, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ तावन नहीं करती, मेयर जो है वो एक वहां पे कराची लेवल के ऊपर एक सीपीसी अपना एपीसी बुलाए, हम उनके साथ बैठ के वहां पे मिलके काम करें कि भाई ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। ठीक है। क्योंकि कराची इशू बिल्कुल बन गया है। मेयर के साथ मेयर को पावर भी होनी चाहिए। यहाँ पे एक दिन मेयर जाता है, सफाई करता है, दूसरे दिन जाम खान शोरों पहुंच जाता है। ये एक रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? रोल अदा करने के लिए तैयार हैं कराची के हवाले से? देखिए हम तो और हमारे फर्ज में शामिल है। देखिए हम तो चाहते हैं कि ये आए कराची में भी। मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम में आपको बताया कि काश ये लाहौर की तरह इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी करते और पिंडी की तरह और खैबर पुख्तूनख्वा में भी करते, सिंध में भी करते, कराची में भी ज़रूरी बात है कि करना चाहिए। जहाँ तक सफाई का निज़ाम है तो वहाँ पे वो सब कुछ जो है वो अब लोकल गवर्नमेंट के साथ आता है। नहीं अभी आया है ना, लेकिन मुखालफत है ना उधर आपके साथ, मतलब एक तनाव है ना। नहीं, हम कभी भी पीपल्स पार्टी कभी भी मुखालफत किसी को नहीं, और ना हम चाहेंगे कि एमक्यूएम की जो लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट है वो खराब करें या उसको। सलमान बलोच साहब, यहाँ पे जो पीएमएलएन कहती है कि जी हम एक सालसी का रोल एक तरीके से अदा कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के जो मसले सूबे के साथ वो हल हो जाए, एक्सेप्ट करेंगे इस रोल को आप? देखिए मसाइल तो कोई नहीं है मुनज़्ज़र, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, रियलाइजेशन की बात है। जिसका काम उसको साझे, हम तो ये कहते हैं जो सूबाई हुकूमत का काम है वो सूबाई हुकूमत करे, जो लोकल गवर्नमेंट का काम है लोकल गवर्नमेंट करे। हम सिर्फ ये कहते हैं रमेश कुमार साहब से और नून लीग की गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, नवाज शरीफ साहब से, आप कुछ ना कीजिए। आप सिर्फ जो कराची का फंड है वफाकी हुकूमत डायरेक्ट वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे दे। सूबाई हुकूमत की हमारी ताजी खत्म कर दीजिए, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ के दौर में भी होता था, डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम था और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को फंड आता था। आप ये कर दीजिए तो हम कराची को डेवलप भी कर देंगे, कराची को दोबारा रोशनी का शहर भी बना देंगे। इधर ही रुक जाइए, अगर मुस्लिम इधर ही रुक जाइए, उसके पर इख्तिलाफ राय है। जी कराची के लिए, एमक्यूएम के लिए, कराची के लोगों के लिए तो सिर्फ सलमान साहब एक मिनट रुकिए। मैं 2002 से पार्लियामेंट के अंदर हूँ और इन सारे मैंने दवार देखे। कभी भी फेडरल गवर्नमेंट जो भी फंड देती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है, डायरेक्ट मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को कभी भी नहीं देती, अनलेस एंड अनटिल के आपकी प्रोविंसेस इतने स्ट्रांग उसको नहीं देती। सर आपने लाहौर को नहीं दिया? आप देखें ना, लाहौर को ऐसे नहीं। कानून अलग, आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अब जैसे K4 प्रोजेक्ट, बाबा ये मेट्रो बन रही है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि 50% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, 50% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसको दे रही है। वो स्पेशल पैकेज होती है, जो एलोकेशन होती है, आपने एलोकेशन क्या रखा है? अच्छा सलमान साहब, इस पे ज्यादा बहस नहीं करते। मैं आखिरी सवाल अमजद शुएब साहब से करना चाहती हूँ। अमजद शुएब साहब, आज एक फ्रंट पेज खबर आई है, उसके अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो ट्रांसपेरेंसी और चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है फाइनेंसेस का हर अदारे के ऊपर। आज उनको कहा गया है कि आईबी और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इस अकाउंटेबिलिटी से बालातर हैं, वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं क्यों है बालातर, और इन्होंने इजाजत दी है, पीएमएलएन की हुकूमत ने इजाजत दी है कि वो बालातर हो। आप समझते हैं ये सही है? देखिए बात यह है कि ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटेलिजेंस अमूमन पैसा इस्तेमाल जो करती है वो अगर वो सिर्फ कागज़ों के एतबार से देखा जाए तो शायद वो मयार वो पूरा ना कर रही हो, क्योंकि इंटेलिजेंस पैसा इस्तेमाल करेगी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हुकूमत चाहेगी। हुकूमत फॉरेन पॉलिसी में बाज़ रिजल्ट्स लेना चाहती है और उसमें पैसा आप इन्वॉल्व करते हैं इस तरह कि बाज़ जगह पे आपको कहीं दूसरे मुल्क में किसी का इलेक्शन इन्फ्लुएंस करना पड़ गया, कहीं किसी जगह पे किसी को आपने प्रोमिनेंट करने के लिए वहाँ मीडिया को पैसे दिए हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस तो हर जगह करती है, लेकिन वो अखराजात वो नहीं हैं जो नज़र आए कहीं, या वो आप डिस्क्लोज कर दें
تو اس سے آپ کے باہر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو تو اس وجہ سے انٹیلیجنس میں کہیں بھی دنیا میں یہ رواج نہیں ہے کہ ان کا اس طرح کا آڈٹ ہو. مگر دیکھیں نور عالم صاحب، جب آپ کی حکومت سی یہ تو سارا کچھ آیا 2013 میں، ان کی حکومت لے کے آئی ہے، ترمیم لے کے آئی ہے اس کے اندر. جب آپ کی حکومت تھی تو تب تو آڈٹ ہوتا تھا جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے. ہر چیز کا اب مہران بینک کیس بھی تو اسی طرح انہی خفیہ فنڈز کے ساتھ آیا تھا نا، تو آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں آڈٹ تو ہر چیز میں یہاں پہ نورم کہہ دوں کہ جو مہران بینک میں جو فنڈز استعمال ہوئے تھے نا مہران بینک کیس کے، وہ مہران بینک سے ہی یا حبیب بینک سے لیے گئے تھے، وہ آئی ایس آئی کے خفیہ فنڈ نہیں تھے. اچھا یہ چیزیں چلیں پتہ نہیں اور کہاں جاتے ہیں. جی میرے خیال میں میں جنرل صاحب اب مہران بینک کا کہہ دیا آئی ایس آئی تو برخودار ہے نا ہمارا، تو میرے اوپر نہ اڑانا کہیں. اچھا بات کرتے ہیں، پروگرام کٹ جائے گا. میرے پر نہ ناراض ہونا. نہیں مہران بینک آپ کو باقاعدہ انہوں نے بتا تو دیا لیکن یہ پورے بات نہیں بتا رہے. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ بتا دیں پراپر. میں بھی ذرا سننا چاہوں گا کہ نہیں، مگر آپ کا موقف کیا، آپ کی پارٹی کا کوئی تو موقف ہوگا اس دیکھیں مہران بینک میں ہم تو چاہتے ہیں مہران بینک کیا ہر ایک چیز کا آڈٹ ہونا چاہیے. یس ہونا چاہیے. ہر دنیا کی ہر ایک ایجنسی ہوتی ہے، یا آئی بی ہو یا آئی ایس آئی ہو یا سی آئی اے ہو یا جو ان سب کی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کب رپورٹس بھی اگر وہ پیسے جہاں پہ وہ کرتے ہیں تو وہ 30 سال 10 سال بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مہیش کو $10 ملین دیے تھے. اس وقت ٹائم بار بھی تو کر سکتے ہیں آپ، ٹائم بار بھی کر سکتے ہیں. مجاہد بلوچ صاحب چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی سندھ کے اندر ہے، ایک اہم پارٹی ہے، مختصر سا بتائیے گا آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا، کیا خفیہ ایجنسیز کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح آڈیٹر جنرل صاحب چاہتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں شروع میں 2008 میں آ کے آئی ایس آئی کو سول حکومت کے متحد کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام، جسے ناکام بنایا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں پاک افواج جو آرمی ہماری جو کام کر رہی ہے اس ملک پاکستان میں، ہماری آئی ایس آئی، ہماری ایم آئی، ہماری آئی بی جو کام کر رہی ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں تمام کام تو وہ کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ نیشنل ایکشن پلان کہاں سر میرے پاس وقت بہت کم ہے، ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے. کیا آپ کی پارٹی کا موقف صاف الفاظوں میں بتائیں، موقف کیا آپ کی پارٹی کا؟ آڈٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے خفیہ ایجنسیز کا؟ ون لائنر پلیز سر. دیکھیں آڈٹ سے ماورا تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. جی آڈٹ سے بالاتر کوئی نہیں ہونا چاہیے، آڈٹ سے ماورا کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. نہیں آپ نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ آڈٹ ہونا چاہیے، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ آڈٹ بالکل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ جو انہوں نے بات کی آئی ایس آئی کی، دیکھو جتنی بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ سویلین گورنمنٹ کے انڈر ہیں. اس میں کون سی بات مجھے تو اور سلمان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آئی ایس آئی سول گورنمنٹ کے انڈر ہے اور یہ مگر آڈٹ جو ہے بالکل آڈٹ ہونی چاہیے. مگر جو جہاں پہ انٹیلیجنس ادارے جو جہاں پہ سیکیورٹی ہماری جہاں پہ کمپرومائز ایسی چیز نہیں ہو، ان چیزوں کو تھوڑا طریقے سے ہونا چاہیے مگر ہونا ضرور. آپ سب کا سلمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جنرل صاحب، نور عالم صاحب، رمیش کمار صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. جو انسٹیٹیوشنز ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، وہ ذاتی لوگوں سے اور پرسنالٹیز سے بالاتر ہونا چاہیے، تبھی پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.